आज का दिन वाकई दिन वाकई बहुत अच्छा है कि आज हिंदी दिवस पर पुलिया प्रसंग के साथ ही हिंदी के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उस महत्व पर चर्चा करने के लिए सबसे विलक्षण बात यह है इस बार की भभुआ से डॉक्टर बंसीधर उपाध्याय आए हुए हैं। अम्बेडकर नगर से डॉक्टर बागेश शुक्ल आए हुए हैं। अलीगढ़ से विवेक कुमार, डॉक्टर विवेक कुमार, ये सब लोग सहायक आचार्य हैं विभिन्न महाविद्यालयों में और हिंदी सेवी हैं। और हिंदी को केवल एक उपार्जन की भाषा ये हमारे शिक्षक साथी नहीं मानते, इसे बल्कि ज्ञानार्जन की भाषा भी मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आज पुलिया प्रसंग के इस आयोजन में, इस हिंदी दिवस के निमित्त आयोजन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी भी शामिल हैं। उन्होंने अभी भी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। और यह बात तो जो अभी हमारे छात्रों ने और शिक्षकों ने जो बातें कही, उनमें एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि देखिए ये जो अब ये जो समय है जो जहाँ पर एक तरह का परिवर्तनशील समाज है, निरंतर बदलाव समाज में हो रहा है, संस्कृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तो वो मुझे लगता है कि यह समय शुद्ध हिंदी का नहीं, सही हिंदी का समय है। और जब हम ये कहते हैं कि शुद्ध हिंदी बनाम सही हिंदी, तो इसका मतलब ये है कि जिस शुद्धतावाद के आग्रह से हमारे पूर्वजों ने हिंदी को मुक्त किया, अब हमें वहाँ न जाकर के सही हिंदी का मतलब ये है कि वह अपनी विरासत को भी संभाले और वर्तमान को भी संप्रेषित करने में सक्षम है अपने विचारों, यानी विचारों के संप्रेषण का यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और यह हिंदी के भविष्य के लिए भी बहुत ही निर्णायक समय है। क्योंकि देखिए क्या है कि अब यह बात बहुत तय हो गई कि जैसे आप कहते हैं कि शुद्ध हिंदी बनाम सही हिंदी में सही हिंदी की बात हम लोग करते हैं, वैसे यह भी जानना चाहिए कि जिस राजकाज को लेकर के हम लोग लगातार बहस हिंदी को लेकर करते रहते हैं कि भाई ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, असल में यह हिंदी के बारे में चाहे जितनी चर्चा कीजिए, लेकिन यह मत भूलिए कि हिंदी राजकाज की नहीं, कामकाज की भाषा रही है। और इसी कामकाज के माध्यम से इसने अपना सौंदर्य बोध निर्मित किया है, अपना व्याकरण निर्मित किया है और अपनी जो है एक तरह का जन पक्षधर चेतना का भी निर्माण किया है। और इसी दायरे में यह संघर्ष धर्मी भी रही है, इसमें लगातार जो इस्टेब्लिशमेंट रहा, जो सत्ताएं हैं, उससे संघर्ष करती रही है। तो जब ये चीज़ें हम लोग देखते हैं तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि जब हम हिंदी के समाज और समाज की हिंदी जो आज विषय है, और अभी जो परसों हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, ये हुआ कि भाई पुलिया प्रसंग का विषय कुछ थोड़ा खुला रहता है, थोड़ा अकादमिक संस्थाओं से थोड़ा अलग रहता है। तो हुआ भाई कि हिंदी का समाज और समाज की हिंदी रख दिया, जब देखा जाएगा कहाँ से क्या बात निकलती है। तो यह जब मैं इस पर सोचा कि भाई आखिर कैसे इसको देखा जाए, देखिए यह बात समझिए कि जो हिंदी का समाज है, यानी एक तरह का समझिए कि समाज समझिए, समाज और हिंदी भाषा का जो आपसी रिश्ता, जो संबंध है, तो हिंदी का समाज है वह मूलतः संरक्षणवादी समाज रहा है, जबकि समाज की हिंदी मूलतः प्रगतिशील रही है अपने विचारों में, और उसने जो है अग्रगामी मूल्यों को की वाहक रही है। तो जो हिंदी का समाज है, जब एक तरफ संरक्षणवादी रहा है, रूढ़िवादी रहा है, तो दूसरी तरफ समाज की हिंदी प्रगतिशील रही है, जनपक्षधर रही है और नवाचारी रही है। हिंदी के इस नवाचारिता के पीछे उसके संस्कृत से उसका रिश्ता महज रिश्ता नहीं है, जैसा कि डॉक्टर बंसीधर उपाध्याय और डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर बागेश शुक्ल, डॉक्टर विंध्याचल यादव से लेकर तमाम हमारे जो विद्वान वक्ताओं ने कहा, उसकी नवाचारिता के पीछे उसकी लोक भाषाओं का बहुत मजबूत बेस रहा है।
और लोक भाषाओं ने जैसे अपने को हिंदी के पक्ष में उलीच दिया, और जब हिंदी के पक्ष में उलीच दिया तो जब उलीचने के माध्यम से कहा कि भाई तुम्हें हम ताकत दे रहे हैं, तुम्हें हम ताकत दे रहे हैं, और इतनी ताकत लो कि तुम वैश्विक एक तरह का एक पूरे मतलब दुनिया के अन्य भाषाओं के समकक्ष तुम कम्पीट कर सको। वो ताकत दिया, लेकिन यह भी आगाह किया कि तुमको जो ताकत दे रहे हैं उस ताकत से हमें हमारी गुलामी का पोषण मत करना, यानी हमारे ऊपर वर्चस्व कायम मत करना, क्योंकि हम तुमको विकास के लिए, विस्तार के लिए यह ताकत दे रहे हैं, न कि किसी पर शासन करने के लिए या किसी को गुलाम बनाने के लिए। यह जो मैसेज था लोक भाषाओं और हिंदी के बीच का संबंध, कि हमने अपना सर्वस्व, अब कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई अपना सर्वस्व उलीच करके किसी के पक्ष में रख दे, तो वह उसकी विनम्रता है, वो उसका बड़प्पन है, यह थोड़ी कि वो झुक गया आपके सामने। तो यह जो लोक भाषाओं का हिंदी का जो संबंध है वह भी है, क्योंकि जो ये समाज की हिंदी है इसको लेकर के बहुत ही जागरूक रही है। तो इस जागरूकता के पीछे भी हमारी जो एक समृद्ध विरासत रही है, जो परंपरा रही है, उसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और इसलिए जिस जगह पर आप आयोजन कर रहे हैं, जिस जगह चर्चा ये हो, औपचारिक बातचीत हो रही है, आप न भूलिए कि यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय उस महामना की निर्मित है जिस महामना ने देवनागरी लिपि को कचहरी, यानी हिंदी को कचहरी की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए लंबा संघर्ष किया। और 1898 का वह जो मेमोरेंडम है, जो जिसमें 60,000 लोगों का दस्तखत करके उन्होंने दिया था उस समय के शासन को, और कहा था कि भाई जो कचहरियों की भाषा फारसी नहीं हिंदी होनी चाहिए, उसकी लिपि हिंदी होनी चाहिए। तो वो झगड़ा हिंदी ये लिपि का था, देवनागरी लिपि के लिए था। और उन्हीं के परिणाम स्वरूप जिस महामना ने सोचिए 1898 में महामना ने यह परिकल्पना किया, और 1900 में सफलता मिल गई। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। तो वह जो नेतृत्व था कितना विजनरी था, एक बात तो ये, यानी उस जगह पर हम लोग बैठे हैं, जिसके छांव तले यहाँ बनारस में हिंदी ने अपना झंडा बुलंद किया था। और आप जानते हैं केवल महामना नहीं, उसी क्रम में जब 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, उसमें महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी ने जो भाषण दिया था, तो उस समय संभवतः वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, जो मुख्य अतिथि था, सब कुछ था। तो महामना ने ये देखा कि यहाँ पर जितनी बातचीत हो रही है ये सब के सब अंग्रेजी में हो रही है, और चोंगा पहन करके, और सामंत दरबार और दरभंगा नरेश आए हुए थे। और स्थिति एक उसी में दरभंगा नरेश जो मजाक किया गांधी जी ने, कहा कि भाई ये तो मैं देख रहा हूँ कि हिंदी का जो गर्भगृह है और वहाँ पर सारे डिस्कोर्स, सारी बातचीत अंग्रेजी में हो रही है, ये कैसे संभव है। तो बहुत लोग नाराज हुए, दरभंगा नरेश उठ के चले गए, हार्डिंग को बहुत बुरा लगा। एनी बेसेंट ने रोकने की महात्मा गांधी कोशिश की। यह भी बात भूलिए 1916 में यह हिंदी के गौरव के लिए, हिंदी के विस्तार के लिए एक बड़ा गढ़ था, जिसे उस समय के हमारे महान नेता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी भी इस पर बल दे कह रहे थे कि भारत की अगर उन्नति कभी हो सकती है तो उसकी हिंदी भाषा से हो सकती है, और हिंदी भाषा में कामकाजी के माध्यम से ही हो सकती है। इसी की परिणति रही कि आप जानते हैं जब काशी विश्वविद्यालय में के परिसर में हिंदी का 1968 में जब बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, अंग्रेजी भगाओ हिंदी बचाओ, तो वह पूरी की पूरी परंपरा हमारे सामने थी। और उस समय का जो नेतृत्व था, छात्र नेतृत्व था, छात्रों ने आवाज़ हिंदी के पक्ष में बुलंद की थी इसी महामना के परिसर से, और फिर हिंदी पूरी तरह से स्थापित हुई। और कम से कम इतना तो रहा कि अंग्रेजी पर दबाव बना, अंग्रेजी पर दबाव बना। अब जब हम ये बातें करते हैं अंग्रेजी पर दबाव बनाने का, तो अंग्रेजी पर दबाव बनाने का मतलब ये होता है, यह नहीं होता कि अंग्रेजी भाषा मत जानिए या अन्य भाषाओं को मत जानिए। कभी भी किसी भी भाषा प्रेमी ने, हिंदी भाषा प्रेमी ने, जो वास्तविक हिंदी भाषा प्रेमी होगा, वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि आप केवल हिंदी सीखिए और कुछ मत जानिए। आपको अन्य भाषाओं को जानना चाहिए, उनके ज्ञान, जो परंपराएं हैं, ज्ञान की सत्ताएं हैं, उनके भीतर जो कुछ रचा बसा जा रहा है उसको समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि जब दूसरी भाषाओं के ज्ञान से आप जुड़ेंगे तब आप हिंदी को बहुत समृद्ध करेंगे। मैं अपनी कक्षाओं में
पढ़ाते हुए एमए और बीए की कक्षाओं में साथ अपने शोधार्थियों को मैं बराबर कहता हूँ, यह हिंदी का सौभाग्य नहीं होता बल्कि इसे दुर्भाग्य कर मैं मानता हूँ कि हिंदी का छात्र बीए एमए हिंदी पढ़ के हिंदी का शिक्षक हो जाता है, हिंदी का प्रोफेसर हो जाता है और हिंदी के इतर उसे कुछ नहीं आता। ये गलत बात है। उसे न केवल भाषा, जैसे इन्हीं का अंग्रेजी प्रेम कोई हो, लेकिन अंग्रेजी अगर उसे आती है तो ये अच्छी बात है। बस ये है कि अंग्रेजी को समझते हुए वह जो है हिंदी को प्रश्रय दे, हिंदी में अपने ज्ञान और विचार परंपरा का पोषण करे, उसको माध्यम बनाए। इतना ही नहीं, केवल अंग्रेजी भाषा की बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आप दर्शन नहीं पढ़ेंगे, आप साहित्य, आप जो है समाज विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप हिंदी को बहुत समृद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंतर अनुशासनिक समय में अन्य भाषाओं से संवाद जरूरी है, अन्य ज्ञानात्मक अनुशासनों से लेन देन जरूरी है, लेकिन ताकत अपनी हिंदी की होनी चाहिए। आप देखिए कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस समय जो वर्तमान सत्ता के लोग हैं और जो भी यानी देश दुनिया से, भाई ऐसा नहीं कि चीन के लोग अंग्रेजी नहीं जानते, जर्मन अंग्रेजी नहीं जानते, फ्रेंच अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन उनके राष्ट्राध्यक्षों को देखिए, मैं देखता हूँ तमाम तरह की मीटिंग्स में, तो वो सिर्फ अपनी भाषा में, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो चाहे आप ट्रांसलेटर के माध्यम से सुनिए, चाहे यह सुनिए, मत सुनिए, लेकिन वो सारे के सारे चाहे फ्रेंच में, जर्मन में, चाइनीज में राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं। अच्छी बात यह है हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी समय समय पर उसी हिंदी में बोलते हैं। कोई समझिए, देखिए यह एक असाधारण परिवर्तन है कि जिसमें दुनिया की पूरी मीडिया जहां पर देख रही है, आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और आप इतनी ऊंचाई से बोल रहे हैं हिंदी में कि दुनिया की अन्य भाषाएं सुन रही हैं। तो हिंदी को इतना ऊंचा बनाओ कि दुनिया की अन्य भाषाएं आपको सुने, आपकी अन्य ज्ञान सत्ताएं आपको उतना ही सराहें। और इसके लिए जरूरी है कि आपकी मौलिकता के साथ आपकी श्रम शक्ति भी उसमें दिखनी चाहिए। इस पृष्ठभूमि में मुझे ऐसा लगता है कि जब हिंदी की बात आप करते हैं तो आप हिंदी के शब्द निर्माण से ज्यादा हिंदी के शब्द प्रयोग पर हमें ध्यान देना चाहिए। शब्द निर्माण से ज्यादा जो शब्द प्रयोग है उस पर, जब मैं शब्द निर्माण की बातें कर रहा हूँ तो उसमें व्याकरणिक बोध की बातें कर रहा हूँ कि आप बहुत व्याकरणिकता के दायरे में चीजों को अगर आप बताएंगे या उसको गढ़ेंगे तो दिक्कतें होंगी। शब्द प्रयोग देखिए, शब्द प्रयोग का मतलब होता है कि शब्द की संरचना में निरंतर की गतिशीलता, और कोई भाषा अगर अपनी गतिशीलता को बनाए नहीं रखेगी तो बहुत जल्दी या तो रूढ़िबद्ध हो जाएगी या वो मर जाएगी। तो वो जो गतिशीलता है, वो गतिशीलता है, वह बहुत हिंदी भाषा को लेकर के बहुत जरूरी है। दूसरी बात इसमें यह है कि हिंदी भाषा को आप समझिए कि संवाद, संप्रेषण और सहभागिता, हम लोग संवाद, संप्रेषण और सहभागिता की भाषा के रूप में हमको समझने समझाने की जरूरत है। जब हम संवाद की बातें करते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे छोटे संवाद से लेकर बृहद यानी आप जिस दुनिया प्रसंग पर आप संवाद कर रहे हैं, ये भी आपके लिए कोई साधारण स्थिति नहीं है कि जहां आपको इतने लोग सुन रहे हैं और कम से कम आप अपने जो यूथ है, जो नौजवान पीढ़ी है, छात्र छात्राएं हैं, उनको उनके भीतर जो कुछ स्फुलिंग ज्ञान के हैं, जो उनके भाव हैं, जो उनके विचार हैं, उनको आप बाहर निकलने का अवसर दे रहे हैं, उन्हें सुना जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा का सारा संघर्ष सुने जाने का संघर्ष है। क्या आप हमें सुनिए, इसका क्या मतलब है कि हिंदी भाषा मूलतः बोली जाने वाली भाषा है और बोलने से लिखने में आई है। इसी नाते इसमें बोलियों की यानी हिंदी भाषा बोलने से लिखने की तरफ बढ़ी है, लिखने से बोलने की तरफ नहीं बढ़ी है। क्योंकि ये चाहे, और इसीलिए आप देखिए कि पूरा मध्यकाल का जो भक्ति साहित्य परंपरा है, खासकर जो संतों की परंपरा रही है, जहाँ से हिंदी भाषा ने अपनी ताकत ग्रहण की, वो देखिए सारे के सारे वो कहते थे, बोलते थे। कोई लिख दिया तो कोई बात, लेकिन बोलने कहने हमारी भाषा की चेतना में वह जो बोलना है, वह जो कहना है, और उसी बोलने कहने को आधार बना करके आप देखिए कि आधुनिकता का वह संस्कार विकसित हुआ जिसमें कि तमाम विमर्श खड़े हुए। मैं इस अवसर पर महादेवी वर्मा को याद करना चाहता हूँ कि महादेवी का जो वह संघर्ष, स्त्री के मुक्ति का जो संघर्ष था, वो स्त्री के मुक्ति का संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष था कि उन्हें
हमारी भाषा में बोलने की छूट दी जाए। वो कभी नहीं कहती थी कि हमें सत्ता में निर्णयात्मक भूमिका मिलनी चाहिए। वो तो बात की आप तुम तो उसे दोगे ही दोगे, सबसे मुझे सुना तो जाए, मैं अपनी भाषा में कहने की सामर्थ्य विकसित करूं। तो ये जो कहानी सुनने की बातें होती हैं, फिर उसके बाद लिखने पढ़ने की बातें होती हैं, इस बात को हमको हमेशा देखना चाहिए कि हिंदी का विकास इस तरह के संवाद धर्मी चेतना से हुआ है। और इस संवाद धर्मिता को लेकर के जब आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वैश्विक चुनौतियां हैं। ये वैश्विक चुनौतियों का दौर है। हम लोग बार बार कहते हैं कि देखिए हिंदी का एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है। उस बाजार से हमें भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए भाषाओं का विकास तो बाजार के बीच हुआ। यहाँ सब हिंदी के शिक्षक साथी बैठे हुए हैं। 12वीं शताब्दी में पूरी थियरी रामविलास शर्मा की है कि अगर वह आगरा का बाजार न होता तो बोलियों में परस्पर आदान प्रदान न होता और बोलियों में परस्पर आवाजाही न होती देवेंद्र जी, तो हिंदी का यह स्वरूप भी विकसित न होता। तो आप सोचिए कि 10वीं 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक जो विकास हुआ वो भाषाओं के परस्पर आदान प्रदान से ही हुआ है। तो ये जो परस्पर की संवाद धर्मिता है, उसके दायरे में बाजार से जुड़ें, बाजार की ताकत को पहचानें। लेकिन हम लोग बार बार कहते हैं कि हिंदी को बाजार से जोड़ें, लेकिन हिंदी को बाजारू मत करें। तो बाजार से जोड़ने और बाजारू बनाने में बहुत फर्क है। यानी आप जो है केवल बेचने के लिए प्रोडक्ट मत बेचें। अब बेचने का मतलब हुआ कि हिंदी को भ्रष्ट करके बेच देंगे। देखिए अगर हिंदी का शुद्धतावाद खतरनाक है तो हिंदी का बाजारूपन भी उतना ही खतरनाक है। क्योंकि हिंदी के बाजारूपन से अगर आप उसको पोषण देना शुरू करेंगे तो लगभग मातृभाषा में, हमारी मातृभाषा भोजपुरी, जो आरोप लगा हिंदी पर, तो हिंदी तो बहुत बड़ी भाषा है, उस पर बहुत जल्दी आरोप लग जाएगा। इस नाते उसकी जटिलता से भी हमें मुक्त रहना है और उसे इतना सरल और तरल नहीं बनने देना है कि लगे कि हमें सीखने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा वागीश ने और विवेक दोनों हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत अच्छी बात की। हमारे काशी विश्वविद्यालय के दोनों पूर्व छात्र हैं और बंसी ने मिला के तीनों बहुत अच्छी बात की कि भाई ऐसा है कि आप जो है उस बाजार से जुड़ें, लेकिन उस हिंदी को जो उसका जो स्वत्व है, उसकी जो निजता है, उसको बरकरार, भाई स्वत्व निज भाषा रहे। तो यही तो भारतेंदु का नारा था, इसी बनारस के भारतेंदु थे। तो कहने का आशय ये है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ने हिय को सूल। किस हिय के सूल की बात कर रहे हैं? निज भाषा का मतलब जब हिय की सूल की बात कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि संवाद धर्मिता और संप्रेषणीयता उनकी चिंता ही थी। जब वो कहते हैं कालचक्र में 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, तो हिंदी के नई चाल में ढलने का मतलब ये रहा कि हिंदी की अपनी जो स्वतंत्र स्वायत्त पहचान है। देखिए हिंदी को स्वाभिमान की भाषा, स्वाधीनता की भाषा और स्वायत्तता की भाषा बनाने में अगर किसी एक व्यक्ति की निर्णायक भूमिका रही है तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रही। अगर भारतेंदु न होते तो मैथिली गुप्त भी न होते, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी न होते, और आगे पूरे छायावाद का बड़ा आंदोलन जो कि हिंदी भाषा को खड़ा करने के लिए हुआ, इस रूप में मैथिली गुप्त का असाधारण योगदान था। ठीक है कि उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को, लेकिन भाषा को गढ़ने में ठीक है उन पर एक आरोप लगा के बहुत अंतरास लगा करके प्राण तमाम करते रहते, लेकिन जिस हिंदी भाषा को जरूरत थी खड़ा करने की, तो ये जो स्वत्व, इस भाषा को निजत्व दिया, स्वत्वबोध दिया, स्वायत्तता दिया और स्वाभिमान दिया। तो आज के दिन पुण्य प्रसंग हम सभी लोग इन सभी अपने पुरखों को जिन्होंने हिंदी को पहचान दिलाई, हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाई, और आज हिंदी पूरी ताकत से खड़ी है। और आप देखिए कि हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं, हम लोग बाजार से जुड़ गए हैं। भाई यूँ ही नहीं, आप बताइए कि अभी जब 10 साल पहले विंध्याचल जब फेसबुक आया था, हम लोग एक्टिव थे, तो उसमें फॉन्ट हिंदी के नहीं थे। अब रोमन में मैं जा रहा हूँ, आइए बैठक करेंगे। अब इसको जब रोमन में लिखेंगे, कितना घटिया भाषा, समझ में नहीं आता। आधा कभी की जो हिंदी में टाइप नहीं करते, लेकिन आप देखिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, ये सोशल मीडिया के बड़े अकाउंट्स हैं, सबसे बड़े अकाउंट्स हैं,
हर जगह हिंदी के फॉन्ट उपलब्ध हैं। आप गूगल से पहले अगर मान लीजिए कि डॉक्टर बंशीधर उपाध्याय टाइप करिए आप जो है हिंदी में, तो कोई डिटेल्स नहीं आते थे जी। 2 साल से पहले आप हिंदी में टाइप करिए, देवनागरी टाइप करिए, पूरा डिटेल्स खुल जा रहा, आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि एआई ने भी, एआई तो गूगल से ही जनरेटेड है, लेकिन एआई ने भी आपको हिंदी अपना नाम टाइप करिए तो जो भी ये ठीक है। जैसे मान लेगा आप श्री प्रकाश शुक्ला टाइप करेंगे तो मेरा तो आएगा, उस हत्यारे का भी आएगा जिसकी 98 में हत्या हो चुकी है, तो कहेगा कि देखिए ये 2 नाम है, आप चुन लीजिए कौन से नाम। तो कहने का ये कि ये जो, और हिंदी में अंग्रेजी, पहले तो अंग्रेजी में रोमन सब आता था, तो हिंदी की स्वायत्तता, उसकी निजता इसी तरह से ये बरकरार रहे और स्वत्व निज भाषा रहे, अपनी भाषा, अपनी पहचान और बृहद पहचान बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी दिवस हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और पूर्णिया प्रसिद्ध सभी साथियों का मैं अभिवादन करता हूँ। साथ में हमारे बाहर से आए हुए जो शिक्षक, साथी, सर्जक, रचनाकार रहे हैं, उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ। यूँ ही अपने इस मातृकुल से अपना संवाद बनाए रखें। मातृकुल से उनका संवाद जब तक बना रहेगा तब तक हिंदी का भी संवाद बना रहेगा। बहुत बहुत